एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को लॉन्च करने का एक मेन पर्पस जो था वो ये था कि कैसे इंडियन लोगों पे कंट्रोल किया जाए और ब्रिटिश लोगों को कितने ईयर तक मौका मिल सकता है कि वो इंडिया में कंट्रोल करके रख सकते हैं। और ब्रिटिश लोगों ने पहले से ही ये मान लिया था कि इंडियन लोगों के साथ हमारी कभी बनेगी नहीं, तो इसलिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा फोर्स का यूज करने की कोशिश की। कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इंडियन लोग सिंपल वे में हमें एक कभी तरीके रूलर मान लेंगे, ऐसा कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। तो ये पहले से ही मान के बैठे थे कि हमें कोई रूलर नहीं मानेगा और जो भी काम करना है अपने हिसाब से करना है। ये सारी चीजें इनकी पहले से ही क्लियर थी। तो ऐसा ही इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में दिखता है हमें। तीन एक तरीके से पॉलिसी थी जो एडमिनिस्ट्रेशन में दिखती है। पहला है सिविल सर्विस, जिसकी आप सब लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ये वाली सिविल सर्विस। और उसके बाद इन्होंने अपनी पुलिस सर्विस, फिर इनकी आर्मी, और उसके बाद आप कह सकते हो जुडिशियल सर्विस। ये सारी जो चीजें थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, ये सब एक दूसरे से लिंक थी कि कैसे एक तरीके से ब्रिटिश एम्परलिज्म की जो पॉलिसी है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए या प्रवोक किया जाए। तो इसके लिए इन लोगों ने ये सारे स्कीमें यूज की। सिविल सर्विस के बारे में कल हमने देखा था कि भाई कैसे सिविल सर्विस का ओरिजिन हुआ। देखो हमें याद है कि भाई 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और ब्रिटिश लोग इनडायरेक्टली बंगाल पर कंट्रोल करने लगे। और फिर उसके कुछ टाइम बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और ब्रिटिश लोगों ने बंगाल पर अब इनडायरेक्टली कंट्रोल, लेकिन पहले से बेटर है और इन लोगों के पास दीवानी राइट हो गए। दीवानी मतलब अब ये लोग फाइनेंस मिनिस्टर बन गए बंगाल के। और धीरे धीरे जब इन्हें देखा कि भाई 1765 से 1772, 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी जिसमें मुगल रूलर भी इंक्लूड था और साथ में ही बंगाल के रूलर भी इंक्लूड थे और अवध के नवाब भी इंक्लूड थे। तो 1765 टू 1772 बंगाल में डीआरकी सिस्टम चला। मतलब दो एक तरीके से पावर थी, एक तरफ ब्रिटिश, दूसरी तरफ नवाब। ब्रिटिश के पास फाइनेंशियल राइट थे, नवाब के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन इसमें काफी ज्यादा एक तरीके से जो सिस्टम है वो काफी बिगड़ गया। तो उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आएगा और वॉरेन हेस्टिंग इस डीआरकी सिस्टम को हटा देगा। और वो क्या करेगा, ब्रिटिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें से ही कुछ लोगों को चूज करेगा और उन्हें बोलेगा कि तुम लोग ही सिविल सर्विस का एक तरीके से काम करो। लेकिन अभी भी सिविल सर्विस स्टेब्लिश नहीं हुई है। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, प्राइवेट काम बहुत करते थे। और प्राइवेट काम करने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा लॉस होता था। इस वजह से जब कॉर्नवालिस आएगा तो कॉर्नवालिस पहली बार इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस का एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन रखेगा। और कॉर्नवालिस क्या करेगा कि भैया एक सिविल सर्विस होगी और इस सिविल सर्विस में जिससे कि आप लोग करप्शन ना करो, इसलिए आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। जैसे आप लोगों को मंथली सैलरी मिलेगी, तो आप लोग इस बेस पे ये नहीं रहना कि आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। दूसरा, अगर आप लोग गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दिखाओगे तो आप लोगों को इंसेंटिव मिलेगा और 1% आपका होगा। मान लीजिए आपने 100 करोड़ कमाया तो 100 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्न करवाते हो। ये एक इंसेंटिव था और इसका मेन पर्पस था ये सारी चीजें कैसे एक नए तरीके से, और इसको अगर इंसेंटिव मिलेगा सिविल सर्वेंट को तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जनरेट करेगा। और साथ में ही बोला आप लोगों को हाउस मिलेगा, आप लोगों को व्हीकल मिलेगा, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, वो सारी चीजें गवर्नमेंट केयर करेगी। बट आपको करप्शन नहीं करना है, और अगर आप करप्शन करते पकड़े गए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को या तो फायर कर दिया जाएगा
या आप लोगों पर एक तरीके से कमेटी बैठेगी इंटरनल, जो आपकी सारी चीजें देखेगी। और इसने क्या किया कि भाई प्राइवेट ट्रेड आप लोग नहीं कर सकते, जो सिविल सर्विस में उसे प्राइवेट ट्रेड करना अलाउ नहीं है, वरना आप एडमिनिस्ट्रेशन का अपने फायदे के लिए यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ये भी इसमें था। और साथ में ही आप लोग कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। अभी भी आप लोग देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, या स्टेट गवर्नमेंट का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है सभी सिविल सर्वेंट के लिए, और उन्हें इनमें से बहुत सारी चीजें जो माननी पड़ती है। पहला, आप लोगों को गिफ्ट अलाउ नहीं होता एक लिमिट से ऊपर। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1000 से ऊपर का कोई भी गिफ्ट आप लोग नहीं ले सकते, ये आप लोगों को अलाउ नहीं है। आप लोग प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते अपने नाम पे, क्योंकि हो सकता है आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट के टेंडर का मिसयूज करना स्टार्ट कर दो। तो इसलिए आप लोगों को अलाउ नहीं होता कि आप लोग एक तरीके से गिफ्ट लो या प्राइवेट ट्रेड करो, वरना सारे जो टेंडर हैं वो आप लोग ही लेने लग जाओगे गवर्नमेंट से, और आप लोग अपने बिजनेस को फायदा उठा दोगे। तो ये सारी फैसिलिटी इसने और कुछ लिमिटेशन एक तरीके से लगाई, जिससे कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट सही तरीके से काम कर सके, और इसका ब्रिटिश लोगों को फायदा भी हुआ। और फिर बाद में उन्होंने बोला प्रमोशन किस बेस पे होगा, तो प्रमोशन होगा सीनियरिटी के बेस पे, जो सीनियर होगा उसको प्रमोशन मिलेगा। अभी ऐसा ही सिस्टम हमारे देश में इंक्लूड है। इससे मैटर नहीं करता कि आप लोग एज क्या है वो क्या है, बस आप जॉब पे कम से हो उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। और फिक्स टेन्योर होता है कि 5 ईयर में आप इस लेवल से इस लेवल चले जाओगे, उसके बाद आप लोग सेक्रेटरी लेवल चले जाओगे या कैबिनेट मिनिस्टर के सेक्रेटरी बन जाओगे। ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट में डिसाइडेड होती हैं। और फिर उसके बाद जब कॉर्नवालिस ने एक और चीज क्या की, इंडियन लोगों को कभी अलाउ नहीं किया। कॉर्नवालिस बोलता था इंडियन लोग काफी ज्यादा करप्टेड होते हैं, और इस वजह से इन लोगों को मैं अलाउ नहीं करूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश लोग करप्ट नहीं थे, ब्रिटिश लोग भी करप्ट थे। बट ये था, ये लोग चाहते नहीं थे कि इंडियन लोगों को इतनी ज्यादा पावर हम लोग दें, क्योंकि अगर इन लोगों को पावर देंगे तो हो सकता है कल को थोड़ा सा मन बदल जाए और नेशनलिज्म की फीलिंग आए, हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर कर ले। तो इसलिए ब्रिटिश लोग कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इंडियन लोगों को सीनियर वाली जो पोस्ट थी वो देने की कभी भी सोची भी नहीं। और फिर उसके बाद वेले जली, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, सब्सिडियरी अलायंस जिसने चलाया था, तो वेले जली आएगा। और वेले जली भी क्या करेगा, कुछ प्रोविजन करेगा। जैसे ये क्या करेगा भाई, ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, तो ट्रेनिंग के लिए ये बंगाल में ही एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करेगा, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, वहां पर क्या होगा, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, कैसे पब्लिक के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे आप लोगों को अपना काम करना है, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाएंगी फोर्ट विलियम कॉलेज में। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में सिविल सर्विस एस्टेब्लिश की तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती थी। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा स्टेट वालों की जो ट्रेनिंग है उनकी जो कैपिटल है उसके आसपास होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग है वो लवासना में होती है यूपीएससी वालों की। तो ऐसे ही इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं सेंटर खोले थे। और फिर वेले जली के कुछ टाइम बाद लंदन में एक कॉलेज शिफ्ट हो गया, और लंदन से ही सबको ट्रेनिंग मिलने लगी। इसका मतलब कोई भी सिविल सर्विस में है तो ब्रिटिश के पास जाएगा और वहां से ट्रेनिंग लेकर उसके बाद आएगा। और यहाँ पे ट्रेनिंग किस बात की होती थी, कैसे ज्यादा रेवेन्यू कमाएं, इंडियन लोगों पर कंट्रोल कैसे रखें, कैसे हमारा जो एम्पायर है और कितने दिन तक चल सकता है। तो ये सारे ट्रेनिंग के पर्पज थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में सिविल सर्विस अलग है, और हमारे देश में काफी डिस्प्यूट भी हुआ कि क्या सिविल सर्विस को हमारी फ्रीडम के बाद रखना चाहिए या हटा देना चाहिए। रखने के कई पर्पस थे, हटाने के भी बहुत सारे रीजन थे। रखने का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि ये एक तरीके से इंटरलिंक क्रिएट करते हैं पब्लिक के बीच और गवर्नमेंट के बीच। तो जहां पर हमारी गवर्नमेंट पहुंचने में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होता है, उस टाइम सिविल सर्वेंट उनको एक तरीके से एक पाथ या रास्ता दिखाते हैं कि भैया ऐसे ऐसे चीजें करनी चाहिए,
या ये लोगों की डिमांड है, इन चीजों को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। तो पहला रीजन तो ये था। और दूसरा ये था कि उस टाइम हमारे पास सिविल सर्वेंट ही वो ऐसे पर्सन थे या इंस्टीट्यूट थी जो इंडिया के डेवलपमेंट को काफी नजदीक से और लोगों से इंटरेक्शन के साथ जानती थी। तो एक और रीजन ये था कि भाई कैसे लोगों को इससे जोड़कर हम लोग आसानी से सिविल सर्विस के थ्रू अपना और ज्यादा डेवलपमेंट कैसे करें। तो ये भी एक रीजन था। और साथ में ही कुछ रीजन थे कि सिविल सर्विस को नहीं रखा जाए। उसका सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि सिविल सर्वेंट ने काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया पब्लिक का, इस वजह से लोग नहीं चाहते थे कि सिविल सर्विस हो। और ये उस टाइम पब्लिक की फीलिंग से काम नहीं करती थी, पब्लिक वेलफेयर करना है। इनका मकसद यही था ब्रिटिश एम्पायर को कैसे फायदा पहुंचाना है, बस। इन्हें पब्लिक वेलफेयर से कोई भी चीजें नहीं। लेकिन हमने सिविल सर्वेंट को क्या बनाया, पब्लिक सर्वेंट बनाया, और बोला तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हें पब्लिक के लिए काम करना है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सिविल सर्वेंट में दिखती हैं। कई बार वो पब्लिक के एज अ लीडर बन के सारे काम करने लग जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फिर बोला जाता है कि देखो सिविल सर्वेंट को वो कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें। फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे पहली बार जो प्रोसेस था उसमें ब्रिटिश लोगों के ऊपर डिपेंड था किसको सिविल सर्विस में लाना है या किसको नहीं लाना है। कोई एग्जाम नहीं होता था, सारी ब्रिटिश की मोनोपोली होती थी कि उनका जो मन होता था वो होते थे। ज्यादातर यूरोपियन लोग होते थे, इंडियन लोगों को अलाउ किया ही नहीं जाता था। लेकिन 1833 का एक एक्ट आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इस 1833 के एक्ट के बेस पे बोला पहली बार कि भैया अब जो सिलेक्शन होगा वो होगा मेरिट बेस पर। मतलब एग्जाम की बात कही गई, और कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया रखा जाएगा कि जिसके अंदर पोटेंशियल है वही सिविल सर्वेंट बनेगा। ये नहीं कि मेरा फादर या मेरी मदर वो है तो इस वजह से वो बनेगा। ये बोला गया 1833 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, लगभग 20 ईयर बाद 1853 में ये चीजें इंप्लीमेंट हुई ब्रिटिश के लेवल में। और फिर उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ कहाँ, लंदन में, इंग्लैंड में हुआ, इंडिया में हुआ ही नहीं था शुरुआत में। और फिर इसके थ्रू हमारे एक इंडियन सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो फर्स्ट इंडियन जिसको इंडियन सिविल सर्विस में इंक्लूड किया गया वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से आप लोग याद रख सकते हो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी काफी इंटेलिजेंट थे, तो उनकी फैमिली से ही जुड़े हुए सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट सिविल सर्वेंट बने इंडिया की तरफ से। फिर उसके बाद बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, बहुत सारे वॉयसराय आए, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया। एक पर्सन आए लॉर्ड लिटन, ये काफी ज्यादा नेगेटिव पर्सन था और खासकर इंडियन को काफी ज्यादा नफरत करता था। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया, ये जब इंडिया आया तो इसने मैक्सिमम एज सिविल सर्विस की क्या कर दी, 19 ईयर। कि 19 ईयर से ज्यादा जो इसकी भी एज होगी वो एज अ सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, इंडियन लोगों को सिविल सर्विस से बाहर करना। ये इसका मेन मकसद था, इसलिए इसने ये सारी चीज। और फिर उसके बाद 1919 का एक्ट आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। 1914 से 1918 के बीच, 19 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश लोगों ने एक एक्ट लेके आए, और इस एक्ट के थ्रू इंडिया में एक पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई, जिसको ये राइट दिया गया कि भैया तुम्हें एग्जाम कंडक्ट करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट लेवल में बहुत सारे हमारे देश में पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे सेंट्रल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, और स्टेट लेवल पे बहुत सारे स्टेटों की टीसीएस है, जिनका काम होता है एग्जाम को कंडक्ट करवाना, और साथ में ही प्रेसिडेंट या गवर्नर को ये बोलना कि इन इन लोगों को हम लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम इंडिया में
जो ये एग्जाम हुआ वो हुआ 1922, जब एक तरफ इंग्लैंड और दूसरी तरफ इंडिया, दोनों में एक साथ एग्जाम कंडक्ट हुआ सिविल सर्विस का। तो फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में एक तरीके से हुआ। अब बात करें कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा या इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट ब्रिटिश के लिए बिल्कुल फेवरेबल था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्हें काफी ज्यादा पॉजिटिव फील हुआ, और इसे उनका स्टील फ्रेम कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर को सिविल सर्वेंट ने काफी ज्यादा मजबूत किया। और इन लोगों ने पहले ही बता दिया कि भैया अब ये होने वाला है, अब 1857 का रिवॉल्ट होने वाला है। तो ये पब्लिक की पोजीशन से काफी ज्यादा अवेयर थे, इसलिए इसे कहा जाता है स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सिविल सर्वेंट ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर को डेवलप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ, और ये लोग वैसे भी जो भी काम करते थे वो बेनिफिट प्रॉफिट, ब्रिटिश का प्रॉफिट कैसे होगा, ये सारी चीजों पर डिपेंड होता था। तो ब्रिटिश लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ। और शुरुआती स्टेज में जैसा हमने देखा, पब्लिक के साथ कोई वेलफेयर वाली बात इनकी नहीं थी, और ये लोग पब्लिक के बीच थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। यूरोपियन लोगों के साथ अच्छा बिहेव और इंडियन लोगों के साथ नेगेटिव तरीके से बिहेव करते थे। तो ये सारी चीजें थी, और इंडिया में एक तरीके से नेगेटिव यही रहा कि इन लोगों ने ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया, जिससे हम लोगों को नेशनलिज्म को डेवलप करने में और ब्रिटिश को इंडिया से भगाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इस वजह से हमें दिक्कत भी क्रिएट करनी पड़ी, और ये सारी प्रॉब्लम में देखने को मिली। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालो। मेन हेडिंग जो आपकी होगी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, और उसमें ये सारी चीजें लिख लेना। ऐसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पहला सिविल सर्विस, दूसरा पुलिस, तीसरा आर्मी, चौथा ये, और हम इसमें से पहली वाली पे हैं। तो सिविल सर्विस और उसका इंट्रोडक्शन, आप लोग लिखिए सिविल सर्विस और उसका इंट्रोडक्शन। डेट जरूर डाला करो जब भी आप लोग लिखा करो, उससे फायदा ये होता है कि आप लोगों को पता होता है कि कब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी और कब हम लोगों ने रिवीजन किया। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रहेंगी। तो लिखिए सिविल सर्विस और इसका इंट्रोडक्शन। आफ्टर कंट्रोल ऑन बंगाल, after control on Bengal, British need a administrative system. British need a administrative system which can control, which can control and give colonial benefit, which can control and give colonial benefit to British. नेक्स्ट पॉइंट इसी में इंट्रोडक्शन में, British always believe that, always believe that Indian territory, Indian territory controlled by force, controlled by force
and they have no trust on public, and they have no trust on public. So they need a civil service structure. So they need a civil service structure which can handle revenue and law and order situation in India. Law and order situation in India. ठीक है, तो ये आप लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि क्यों इन लोगों ने बनाई या एस्टेब्लिश की। और नेक्स्ट हेडिंग इसी में डालिए, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस, उसके फेज किस किस मैनर में डेवलप हुए, तो ये आपकी हेडिंग होगी, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस। डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस। देखिए पॉइंट नंबर 1, in 1772 Warren Hastings and डायरकी सिस्टम या डबल सिस्टम, डायरकी सिस्टम और डबल सिस्टम in Bengal which need a administration system but he temporarily used British East India Company employee, but he temporarily used British East India Company employee for achieving their goal. ठीक है, तो ये सब वॉरेन हेस्टिंग ने किया। सेकंड पॉइंट, when Cornwallis came to India, he find some problems
some problem like private trading, like private trading and corruption in between East India Company employee. Corruption between East India Company employee. So he create independent civil service. So he create independent civil service. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कॉर्नवालिस कोड ऑफ कंडक्ट। सृष्टि जी कुछ बोलना चाहते हो? सृष्टि जी कुछ पूछना चाहते हो क्या? नो सर। अच्छा, आपने माइक ऑन किया ना। चलिए लिखिए, कॉर्नवालिस कोड ऑफ कंडक्ट। आपसे पूछा जाएगा सिविल सर्विस के लिए किसने कोड ऑफ कंडक्ट दिया था, तो वो था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें कुछ पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 या ABCD ऐसे भी डाल सकते हो आप। A, for controlling corruption, in civil service, Cornwallis gave monthly salary up to 50-100 rupees, up to 50-100 rupees। उस टाइम के हिसाब से 1500 बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है। आज के हिसाब से आप लोग कह सकते हो 1.5 लाख, ठीक है। आज के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्स कितनी थी, 1.5 लाख। Cornwallis gave 1500 rupees monthly salary and incentive 1% and incentive 1% on collection of revenue, incentive 1% on collection of revenue, रेवेन्यू के कलेक्शन पे 1% रुपीज, और 1500 रुपीज जो मंथली सैलरी थी वो तो पहले से ही फिक्स थी। इसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्नवालिस कोड में बी पॉइंट, प्रोहिबिशन
prohibition on civil servant, prohibition on civil servant, private trade, prohibition on civil servant, private trade. प्राइवेट ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, प्रोहिबिशन ऑन ऑफिसर, prohibition on officer for taking gift from, for taking gift from other party or person, for taking gift from other party or person। आप लोगों को पता है कि गिफ्ट का हमारे देश में कैसे यूज किया जाता है। जैसे आप लोग को पता होगा इंडिया में डॉरी सिस्टम बैन है ना, दहेज प्रथा इंडिया में अलाउ नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब भी शादी होती है तो उसमें बहुत सारा पैसा मिलता है, तो उसे किस नाम पे दिया जाता है, गिफ्ट के नाम पर। देखो इंडिया में डॉरी सिस्टम बैन है लेकिन गिफ्ट लेना बैन नहीं है। तो इस वजह से जब भी कोई किसी को कुछ देता है या कोई लेता है तो वो क्या शो करता है कि हमें गिफ्ट दिया है। तो जैसा आप लोगों को डॉरी सिस्टम में लूप होल दिखाई देते हैं कि वैसे दहेज प्रथा बैन है, उसके बावजूद इंडिया में दहेज प्रथा है गिफ्ट के नाम का। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कॉर्नवालिस के साथ जब वो सिविल सर्वेंट एक तरीके से कर रहा था। उसे लगा ये लोग बड़े चालाक बनते हैं, वैसे तो हमने बैन कर रखा है लेकिन गिफ्ट के नाम पर ट्रेडर से कभी गाड़ी ले ली, कभी कुछ और महंगा सामान ले लिया, या आपने कोई महंगी वॉच ले ली उससे, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है ना। और आज के सिविल सर्विस में आपको पता है कि भाई हमारे देश में सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो है पॉलिटिकल सिस्टम में, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी काफी ज्यादा बदनाम है जिसमें आप लोग जानना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि कुछ लूप होल उन लोगों ने निकाल रखे हैं। जैसे गिफ्ट हम लोग नहीं ले सकते लेकिन हमारी फैमिली के मेंबर तो ले सकते हैं, हमारी वाइफ को मिल सकता है या हमारे हस्बैंड को मिल सकता है या हमारे बच्चों को गिफ्ट मिल सकता है। तो ऐसी सारी चीजों से करप्शन इंडिया में चलता है। किसी को महंगी गाड़ी दे दी तो उसके बाद उसको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट का टेंडर दिला दिया या उसके साथ बिजनेस में कोई डील कर ली, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी बड़ा ध्यान रखती है आज के टाइम कि गिफ्ट कोई किसी को ना दे, और गिफ्ट अगर दे खासकर सिविल सर्वेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट जरूर करती है। जो इंडिपेंडेंट सिटीजन है उन पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके अपने फंडामेंटल राइट है। तो इंडिया में गिफ्ट देना बैन नहीं किया जा सकता, डॉरी सिस्टम बैन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कॉर्नवालिस कोड में, प्रमोशन will be given on, promotion will be given on seniority, promotion will be given on seniority basis। सीनियरिटी का मतलब यहाँ पे एज से नहीं है, जो जितने टाइम से सर्विस में है उसी हिसाब से उसे प्रमोशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कम एज में एक तरीके से 21 में मैं मान लेता हूँ, या 22, 23 में, या 25 से पहले आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कैबिनेट मिनिस्टर के आसपास या पीएम के सेक्रेटरी आप लोग बन सकते हैं अगर इस एज से पहले आपका होता है।
ठीक है, तो इस बेस पे कि आप लोग 4 ईयर में, मिनिमम 4 ईयर में आपका प्रमोशन हो जाता है। ये हमारी गवर्नमेंट का प्रोविजन है आज के टाइम के हिसाब से। तो 4 ईयर में धीरे 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 आप ऊपर की तरफ जाते हो, और उसमें सीनियरिटी जितनी साल आप लोगों ने सर्विस की है उस बेस पे सीनियरिटी डिसाइड होती है, एज मैटर नहीं करती। जितना सर्विस दोगे उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको प्रमोशन देगी। ऐसा ही किसने किया, कॉर्नवालिस ने, कि जो जितने साल सर्विस में उस हिसाब से उसको सीनियरिटी का लेवल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्नवालिस कोड का जो जो प्रोविजन था वो हमने कर लिया है। तो कोई इसमें या तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या प्री में पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा कॉर्नवालिस कोड, और दूसरा पूछा जाएगा कॉर्नवालिस रिफॉर्म इन सिविल सर्विस, which of the following point included by कॉर्नवालिस इन सिविल सर्विस। और 3-4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, कुछ पॉइंट जो मैंने इसमें से लिखा है वही है, और कुछ पॉइंट आपको अलग दे दिए जाएंगे। तो ऐसे आपके साथ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट का, नेक्स्ट पॉइंट अब ABCD मत करना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डेवलपमेंट का। इन 1800 वेलेज अली established a Fort William College, in India for training of civil servant, but after some time Haileybury College in Britain established as a training center for Indian civil service, पहले इसका नाम क्या था, ICS, इंडियन सिविल सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग फेज Cornwallis create discrimination in civil service with Indian he said each Indian were corrupted.
ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए कि भाई किसने कहा कि हर इंडियन करप्टेड है, तो एक कॉर्नवालिस भाई साहब ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन 1833 एक्ट, इन 1833 एक्ट, फर्स्ट टाइम provision of merit, provision of merit was created, provision of merit was created which implemented, which implemented by 1853 act, by 1853 act, using competitive exam, using competitive exam using competitive exam which first time, which first time held in Britain, which first time held in Britain during Dalhousie, during Dalhousie, और डलहौजी के ब्रैकेट में लिख लेना 1855। ये एग्जाम कब हुआ? डलहौजी के टाइम 1855। डलहौजी जिसके बारे में हमने पॉलिसी ऑफ लैप्स भी पढ़ा था, वही है डलहौजी, और इसके टाइम ही हमने रेलवे का डेवलपमेंट भी देखा था 1853 में। तो डलहौजी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका वैसे टाइम पीरियड था 1848 टू 1856। अप्रोक्स 8 ईयर ये इंडिया में रूल करता है, और इसके टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी इसके सामने आया, जुडिशियल सिस्टम भी हम देखेंगे कैसे डलहौजी के टाइम थोड़ा इंप्रूव हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम हेल्ड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग डलहौजी, ड्यूरिंग डलहौजी 1855। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर was first Indian who get selected in Indian civil service, who get selected in Indian civil service। और सत्येंद्र नाथ बोस के बाद बहुत सारे लोग हुए, सत्येंद्र नाथ टैगोर के बाद। सत्येंद्र नाथ टैगोर was first Indian who get selected in Indian civil service। याद रखना, आपको हिस्ट्री में
दो सत्येंद्र दिखेंगे, एक सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरा दिखेगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ बोस से समझ लेना थोड़ा रिवॉल्यूशनरी टाइप का होगा जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, और टैगोर से समझ लेना थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का होगा, एजुकेटेड होगा जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। तो पहला आईसीएस जो हमारा इंडिया से था वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ना कि सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये कौन थे? टैगोर। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इन लॉर्ड लिटन टाइम पीरियड, in Lord Lytton time period, maximum age reduced to 90 year, reduced to 90 year for exit of Indian pupil, for exit of Indian pupil। तो इसने कि भाई इंडियन लोग ज्यादा सिविल सर्विस में सिलेक्टेड हो रहे थे, तो इसको थोड़ा सा गुस्सा आया और इसने प्रोविजन क्या किया, मैक्सिमम एज इंडियन के लिए कितनी है, 19 ईयर, बस। उसके बाद आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये इन लोगों ने जानबूझ के किया, क्योंकि हमारे देश के एग्जाम देने के लिए एक तो लंदन जाना पड़ता था, और दूसरा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लंदन जाने का खर्च भी बहुत ज्यादा था। तो ज्यादातर लोग 21 ईयर के बाद या 25 के आसपास इंडियन लोग जाते थे लंदन, तभी उनके पास रिसोर्स होते थे, तब उनकी एज भी होती थी। तो इसलिए इसने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, मैक्सिमम एज ही 19 रख दी, कि ना आप लोग उस टाइम तक आ पाओगे और ना आप लोग सेलेक्ट होगे। तो ये सारी चीजें उसने की। तो इसका मतलब उस टाइम भी हमारे लोगों में, बहुत सारे लीडरों में काफी क्रेज था सिविल सर्विस का, और हमारे बहुत सारे नेशनल हीरो सिविल सर्विस में सेलेक्ट भी हुए। जैसे सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस का एग्जाम निकाले थे, ठीक है, बाद में फिर इन्होंने रिजाइन दे दिया, कुछ टाइम तक 1-2 साल सर्विस की, और उसके बाद बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो नेशनलिज्म मूवमेंट में वो आ गए। लिखिए, लास्ट पॉइंट बचा है, इन 1919 एक्ट, इन 1919 एक्ट कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस, कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस decided to form, decided to form, याद रखना, पब्लिक सर्विस कमीशन को डिसाइड किया गया कि 1998 के थ्रू कि उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन इंडिया में 1935 के एक्ट के थ्रू पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप यूनियन पब्लिक सर्विस देखते हो, ये एस्टेब्लिश की गई 1935 के एक्ट के थ्रू, और उसके थ्रू ही हम देखेंगे आरबीआई भी इंडिया की बनी। तो वो सारी चीज 1935, लेकिन बात पहली बार की गई भाई एस्टेब्लिश की जाएगी इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड इन 1922, in 1922 first time ICS exam, first time ICS exam
held in India, held in India and London in same time, in India and London in same time. तो इंडिया में पहली बार आईसीएस का एग्जाम 1922 में हुआ। अब आप लोग इसका कंक्लूजन लिखिए, हेडिंग डालो कंक्लूजन। तो क्या इसका कंक्लूजन निकला? लिखिए कंक्लूजन में पहला ब्रिटिश के लिए, तो ब्रिटिश के लिए क्या होगा इसका कंक्लूजन? पॉजिटिव। इंडियन लोगों के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। तो लिखिए ब्रिटिश ICS helped British Empire for policy making, for policy making which also called steel frame of, which also called steel frame of British ruler steel frame of British ruler which create link between public and government, link between public and government, public and government। अब नीचे लिखो इंडियंस के लिए इसका क्या हुआ। In colonial period, ICS have no emotional touch with Indian, no emotional touch with Indian, and they also use force, for controlling Indian territory, for controlling Indian territory। But in today era, public service used as tool of welfare,
वेलफेयर इन इंडिया, टूल ऑफ वेलफेयर इन इंडिया। देखो उस टाइम जो भी पर्पस था वो यही था, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को फायदा हो, लेकिन आज के टाइम में हमने इसको बना के रखा है किस लिए, वेलफेयर स्कीम। तो आप लोगों ने देखा होगा सभी सिविल सर्विस को, सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो बहुत सारी स्कीम ग्राउंड लेवल पे चलाते हैं और साथ में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, या लोगों से जो भी उन्हें फीडबैक मिलता है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं कि भाई अभी के लोग ये वाली चीजें चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम इनको है, या इन चीजों का सॉल्यूशन उनको आपको देना चाहिए। तो ये सारा काम हमारी सिविल सर्विस अभी करती है। लेकिन पहले जो ब्रिटिश आईसीएस वाली थी उसका काम था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को प्रमोट करना और कॉलोनियल टाइम पीरियड को जितने टाइम तक बनाया जा सके उसको बना के रखना, ये इसका मेन पर्पस था। लेकिन अब वेलफेयर, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पब्लिक सर्वेंट, ना कि एक तरीके से ब्रिटिश की तरह जो एक तरीके से एज अ लीडर रहा करते थे और जो लोगों को काफी टॉर्चर करते थे लैंड वैल्यू लेने में या लोगों को फोर्सफुली अरेस्ट करने में, ये सारी चीजें सिविल सर्विस काफी ज्यादा करती थी। लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी सिविल सर्वेंट काफी अच्छा काम करते हैं। और इसकी वजह से गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच जो ब्रिज होता है उसको काफी ज्यादा हेल्प करने में सिविल सर्वेंट ने अपना एक तरीके से लीडरशिप का रोल प्ले किया है। ठीक है, तो ये सिविल सर्विस से जुड़ी हुई बातें थी, क्योंकि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो इसलिए ये वाला टॉपिक आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक चीज याद रखना, इसमें मैंने कुछ फैक्ट भी लिखवाए हैं, और वो फैक्ट लिखवाने का मेन पर्पज ये, क्योंकि आप सिविल सर्विस में तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए हमारे देश में सिविल सर्विस कैसे स्टार्ट हुई, क्या चीजें हुई, और या आपसे प्री में या आपसे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है सिविल सर्विस के बारे में लिखाने के लिए। तो मैंने उसके तीनों पार्ट आप लोगों को लिखा दिए हैं। पहला पार्ट जो आपको इंट्रोडक्शन है, दूसरा मेन बॉडी है कैसे डेवलपमेंट हुआ, और थर्ड वाला कंक्लूजन। तो ये तीनों पार्ट आप लोगों को लिखते हैं जब भी सिविल सर्विस के बारे में क्वेश्चन आए। और ऐसे ही आप लोगों से डेवलपमेंट वाला जो फेज है उसके थ्रू आप लोगों से पूछा जा सकता है प्री का क्वेश्चन, एमसीक्यू का क्वेश्चन आसानी से वहां से बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आज की क्लास यहीं तक थी, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। पूछना है किसी को कुछ? दीप्तांशु जी, सृष्टि जी, आनंद जी? नो सर। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम सृष्टि जी। राधे राधे। ओके आनंद जी, राधे राधे।